हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विजय मौर्य और मैं आज बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर थ्योरी एग्जामिनेशन 2024 एंड 25 का फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट जो कि हमारी सब्जेक्ट रहने वाली है उसका एक पीवाईक्यू पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्लास हम बता दें, हमारा जो पेपर होता है एकेटी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, तो क्या होता है कि आपको 3 सेक्शंस में जो होता है आपका पेपर डिवाइड होता है। सेक्शन ए जो होता है आपका, उसमें आपके टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 2 मार्क्स के लिए होते हैं। और जो सेक्शन बी होता है वो आपका जो होता है उसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट उसमें से 2 करने होते हैं और जो होते हैं 10 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चन। और जो सेक्शन सी होता है उसमें आपके 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट उसमें से आपको 5 करने होते हैं और वो जो होते हैं क्वेश्चन 7 मार्क्स में होते हैं। तो टोटल 75 नंबर का जो होता है एक यूनिवर्सिटी में ये पेपर होता है, तो उसी को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो जो हमारा सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट रोल डज द ड्रग्स मोलिकुलर साइज प्ले इन इट्स एबिलिटी टू परमेट द स्किन। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ड्रग का मोलिकुलर साइज होता है कैसे अफेक्ट करता है कि जो हमारी स्किन में ड्रग अप्लाई कर जाती है तो कैसे हमारी स्किन के अंदर जाती है, हमारे ब्लड में कैसे जाती है और उसका जो मोलिकुलर साइज होता है कैसे अफेक्ट करता है। तो उसमें इसीलिए बताया गया है कि जो स्मॉलर मोलिकुलर साइज होता है जिस ड्रग का, तो क्या होती है इजीली पास हो जाती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो आपकी ऊपर वाली लेयर होती है स्किन की, जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको इजीली क्रॉस कर जाता है। बट क्या होता है कि अगर लार्ज होगा मोलिकुलर साइज तो वो नहीं क्रॉस कर पाएगी, तो ये ऐसे अफेक्ट करती है। देन ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट है, राइट द मैकेनिज्म बाय फ्लोकुलेटिंग एजेंट वर्क। तो जो फ्लोकुलेटिंग सस्पेंशन होते हैं उसमें जो फ्लोकुलेटिंग एजेंट होते हैं कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो उसको हमने अच्छे से कर दिया है। लेकिन आज की जो वीडियो होने वाली है रैपिड रिवीजन होने वाली है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप इसको देख लीजिए और ऐसे एग्जाम में लिख देना है, क्योंकि ये जो है जो मैंने ये कंटेंट लिखा है वो इनफ है आपके 2 मार्क्स के लिए, तो ऐसे ही देख लेना। और ऐसे ही जब कभी जैसे हम पेपर लिखते हैं तो उसमें लास्ट में आपको पीटीओ लिखना होता है, क्योंकि इससे क्या होगा, प्लीज टर्न ओवर। तो अगर जैसे कोई एग्जामिनर होगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि बच्चे ने लिखा है कि नहीं, तो ये सिंबल होता है, इसको आप जरूर ही लिखना है सबसे नीचे, पेपर के नीचे। तो ऐसे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर वुड यू कंसीडर व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू एम फॉर ए फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। तो बता रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से फैक्टर होते हैं, कंसीडर होते हैं जो कि फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड सिस्टम को डिसाइड करते हैं। तो क्या होता है कि जो हम डिजायर्ड स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी को देखते हैं, सेडिमेंटेशन स्पीड को देखते हैं, रिडस्बिलिटी देखते हैं और एथेटिक्स इस प्रॉपर्टी को देखते हैं, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि ये फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड सिस्टम है। तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डज द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ ए ड्रग इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ सपोजिटरीज। तो जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू होती है ड्रग की, तो कैसे इन्फ्लुएंस करती है सपोजिटरी बेसिस को, तो उसको हम अच्छे से लिख दिए हैं। देन लास्ट में इसका सोल्यूशन भी लिख दिए हैं, क्योंकि हैंस द डेंसिटी ऑफ मेडिकामेंट विल अफेक्ट द अमाउंट ऑफ द बेस रिक्वायर्ड टू ईच सप्लीमेंट सपोजिटरीज। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, अपनी जो कॉपी है उसमें भी पुटअप कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिससे, डिस्कस सम पोटेंशियल सेफ्टी कंसर्न एसोसिएटेड विद एक्सीपिएंट इन लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो कौन से ऐसे पोटेंशियल सेफ्टी कंसर्न्स हैं जो कि हमें देखने होते हैं किसी भी एक्सीपिएंट को लिक्विड डोजेज फॉर्म में डालने से पहले। तो क्या देखते हैं हम, टॉक्सिसिटी को देखते हैं, एलर्जिक रिएक्शन ना हो पाए, इंट्रैक्शन ना हो पाए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ में, तो इन सभी चीज़ों को देखते हैं, यही हमारे सेफ्टी कंसर्न होते हैं। तो हमने अच्छे से लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इफरवेसेंट पाउडर विथ एग्जांपल। तो इफरवेसेंट पाउडर क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। जिससे क्लास हम बता दें कि जो इफरवेसेंट पाउडर होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं ना उनको, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो देखते हैं, अगर इनो है, इनो को अगर आपने वाटर में डिजोल्व किया है तो क्या होता है, छिन करके आवाज आएगी और उसमें से गैस निकलती है। तो ये इफरवेसेंट पाउडर की डेफिनेशन और उसका एग्जांपल हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन प्रूफ स्प्लिट। तो प्रूफ स्प्लिट क्या होती है, ये कुछ नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि जब हम 57.1% की जो वॉल्यूम होती है इथाइल अल्कोहल को करते हैं और जो बचा हुआ पार्ट होता है उसमें हम वाटर को डिजोल्व करते हैं, तो पूरा जो है 100% वॉल्यूम बन जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रूफ स्प्लिट बोलते हैं। तो जो सैनिटाइजर वगैरह होता है ना, तो वो प्रूफ स्प्लिट का ही एग्जांपल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एलिगेशन। तो एलिगेशन क्या होता है, एक एलिगेशन मेथड होता है। जैसे कि अगर हमारे पास 3 से ज़्यादा पाउडर्स हैं
तो क्या करेंगे उसको, उसकी जो स्ट्रेंथ है, कंसंट्रेशन है, वो भी अलग है, कॉस्ट भी अलग है। तो उसको हम कैसे मीन वैल्यू को डिटरमाइन कर पाएँगे, उसकी मतलब प्रॉपर्टी को कैसे हम डिटरमाइन कर पाएँगे, तो उसको मेज़र आउट करने के लिए ही हम क्या करते हैं, एलिगेशन मेथड को यूज़ करते हैं। यह एक मैथमेटिकल मेथड होता है। नेक्स्ट ऐसे है डिफाइन आइसोटोनिसिटी। तो आइसोटोनिसिटी क्या होती है उसको डिफाइन करना है, तो क्लास हम बताते हैं ऐसे ओरली कि हम कोई भी जो सोल्यूशन होता है हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं ना, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कोई भी सोल्यूशन तभी इंजेक्ट हो पाएगा, हमारी बॉडी के अंदर जा पाएगा, जब हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड का जो प्रेशर होता है उसी के ही बराबर अगर जो सोल्यूशन होगा उसका भी उतना ही प्रेशर होगा, आइसोटोनिक प्रेशर, तभी हमारे ब्लड में जा पाएगा। तो इसी को हम मेजर आउट करते हैं आइसोटोनिसिटी के द्वारा। तो आइसोटोनिक डिफाइन एज द स्टेट वेयर टू सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जब हमारी मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं इक्वल ऑस्मेटिक प्रेशर होना चाहिए तभी, और सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन भी होनी चाहिए तभी उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये क्या होती है, यह एक प्रोसेस होती है क्लास, जैसे कि हम अगर दो मेडिसिन को लेते हैं, दो मेडिसिन को लिए और उनको एक साथ में खा लिए, तो क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी होगी शायद हो सकता है कि उन दोनों मेडिसिन का इफ़ेक्ट आ पाए, या फिर हो सकता है कि एक ही मेडिसिन का इफ़ेक्ट आ पाए, वो अच्छे से काम ही ना कर पाए, और उसमें कुछ फिज़िकल भी हो सकता है, जैसे कि अगर उसमें उसके कलर चेंज हो जाए किसी भी सॉल्यूशन का मेडिसिन लेने पर, तो और अगर केमिकल हो गया तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये रिएक्शन भी हो सकती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी का अगर स्पेसिफिक मतलब बताएं तो इनकम्पैटिबिलिटी ये एक होती है अनडिजायरेबल इंटरेक्शन होता है, जिसमें हम दो या दो से अधिक जो होते हैं सब्सटेंस को इंक्लूड करते हैं, तो उसे हम इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। ये तीन टाइप की होती है, आप देख लीजिएगा। और क्लास तो अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी जो होता है इसमें हम में एक ही यूनिवर्सिटी के द्वारा 3 क्वेश्चन पुटअप होंगे, जिसमें से आपको 2 करने होंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो उन्हीं के हिसाब से हमने इसको पेपर को सॉल्व किया है 10 मार्क्स के हिसाब से ही। तो सबसे पहला है जो डिस्कस द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन्स, देयर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेथड क्या होते हैं, प्रिपरेशन कैसे की जाती है इमल्सन्स की, फिर बाद में स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे, देन कैसे हमको ओवरकम कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इमल्सन्स की डिफिनेशन लिखनी होगी, फिर बाद में इमल्सन क्या होते हैं क्लास, इसमें 2 फेजेस होती हैं आपकी, तो उसमें ऑयल और वाटर 2 कंपाउंड होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं बटर और एसकेबीएल। एसकेबीएल एक ऐसी मेडिसिन होती है जो कि आपकी खुजली वगैरह जब होने लगती है बॉडी पर तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ये एक लोशन की तरह होती है। देन बाद में बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल, तो 2 टाइप से ये प्रिपेयर की जाती है। स्मॉल स्केल कब की जाती है, जब हम लेबोरेटरी बेसिस पर या फिर आपका प्रैक्टिकल हो रहा होगा कॉलेज में, तो वहाँ पर स्मॉल स्केल प्रिपरेशन की जाती है। और लार्ज स्केल का मतलब होता है जब आपका इंडस्ट्रियल लेवल पर, जब कहीं कंपनियों में आप जाएंगे वहाँ पर वर्क करेंगे तो वहाँ पर लार्ज स्केल प्रिपरेशन की जाती है। तो स्मॉल स्केल जो प्रिपरेशन होती है वो 2 टाइप की होती है, जिसमें आपका जो फर्स्ट मेथड होता है ड्राई गम मेथड एंड वेट गम मेथड। तो इनको अच्छे से हमने लिख दिया है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, और बहुत ही अच्छे से ये स्टेप्स लिखी गई हैं, शॉर्ट में भी है और अच्छे से आप समझ भी जाएंगे, तो ऐसी कोई चिंता करने की बात नहीं है। और लार्ज स्केल प्रिपरेशन इस प्रकार से की जाती है, उसका भी हमने शॉर्ट में ही लिखा है, तो आप चिंता मत करिएगा, ऐसा ही लिख दोगे फिर भी सही हो जाएगा। अब देखते हैं स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स टू ओवरकम देम, तो उसके बारे में। तो सबसे पहले है कि फ्लोकुलेशन। जब हम इमल्सन बनाते हैं तो फ्लोकुलेशन का मतलब होता है थिक, जो सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, मतलब गुत्था टाइप का, तो उसे हम बोलते हैं फ्लोकुलेशन। तो उसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं उसके बारे में भी लिखा है। क्रीमिंग, ये बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, क्रीमिंग मतलब क्रीम फॉर्म में बन जाता है ऊपर ऊपर, तो अगर आप मक्खन वगैरह देखे होंगे ना तो उसके ऊपर क्रीमिंग वगैरह बन जाती है, तो वो क्रीमिंग की प्रॉब्लम है, और उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमने लिख दिया है। फिर है डिटोरिएशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर अफेक्ट कर देते हैं तो उसके द्वारा कैसे होता है, तो उसके बारे में भी लिखा है। फिर कोलेशंस, ये एक प्रॉब्लम होती है, उसको भी कैसे ठीक किया जा सकता है उसके बारे में भी हमने लिख दिया है। देन अब क्वेश्चन सेकंड जो है सेक्शन बी का, उसकी बात कर लेते हैं।
जो सेकंड क्वेश्चन है वो है राइट अ डिटेल नोट ऑन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी अलोंग विथ इट्स स्कोप एज अ प्रोफेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें हम डेवलपमेंट एंड ओरिजिन के बारे में फार्मेसी के, फिर बाद में इसके स्कोप के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फार्मेसी होती क्या है। तो फार्मेसी यह एक हेल्थ केयर प्रोफेशन होता है जो कि आपकी हेल्थ एंड क्लिनिकल साइंस के लिंक के द्वारा बनता है। और इसमें हम क्या करते हैं कि पर्पस होता है हमें जो ड्रग होती है ना उसकी सेफ्टी और एफिकेसी को हम इंश्योर कर सकें, उसके बारे में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। तो उसकी डिफिनेशन वगैरह दिखी है। अब हम बात करते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया के बारे में। तो क्लास सम ऑफ मेजर डेवलपमेंट इवेंट्स रिलेटेड टू फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया आर समराइज्ड बिलो। तो इसमें आपको हमने लिख दिया है। तो सबसे पहले कि जो हमारा एलोपैथिक यानी वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंडिया में आया था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा आया था। तो उसके बारे में कुछ हमने लिखा है पॉइंट्स। देन बाद में जो 19th सेंचुरी थी, फिर बाद में हमारी क्या होगा कि 1949 से हमारी जो है जो फार्माकोपिया वगैरह इस्टेब्लिश्ड होने के लिए कमेटीज़ वगैरह बनी। फिर 1954 में हमारी जो फार्माकोपिया जो है पब्लिश्ड होने लगी। तो उसके बारे में भी है, और आप देख लीजिएगा। फिर आप बात करते हैं फार्मेसी एज अ करियर। तो फार्मेसी एज अ करियर हम किस लिए फार्मेसी को चुने हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में क्या होती है, क्यूए होती है। क्यूए का मतलब होता है क्वालिटी एश्योरेंस, क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल। और फिर बाद में आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसे आर&डी बोलते हैं, और उसमें मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकते हैं, प्रोडक्शन जिसे बोलते हैं, पैकेजिंग में जा सकते हैं। बहुत सारी होती हैं जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में हमें जॉब प्रोवाइड करती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज किसी भी एक फार्मेसी प्रोफेशनल्स को। तो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में भी जा सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी भी चला सकते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी चला सकते हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स यानी कि डीआई वगैरह होते हैं जो ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह, तो बन सकते हैं। एकेडमिक्स यानी कि आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। तो इसको हमने अच्छे से लिख दिया है, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि टाइम ना होने की वजह से। और इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, जहाँ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। जिससे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में जा सकते हैं, उसके बारे में हमने लिखा। कम्युनिटी फार्मेसी में जा सकते हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स, एकेडमिक्स, उसके बारे में सब लिख दिया है। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें चॉइस वाला होता है ना कि आपको 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन हमने तो आपको पढ़ाना है तो आपको तीनों क्वेश्चन का हम सोल्यूशन दे देंगे, उसमें से आपको 2 ही करना होता है। जैसे डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ड्रॉ अ सैंपल फॉर ए प्रिस्क्रिप्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और एग्जाम की दृष्टि से, और आपको जो प्रैक्टिकल लाइफ करनी होगी, हॉस्पिटल ड्यूटी भी करनी होगी, तो उसमें बहुत ही ये रोल अच्छा करता है। तो सबसे पहले आपको प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन लिखनी होगी, फिर टाइप्स लिखने होंगे। ये 2 टाइप के होते हैं, कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शन, नॉन कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शन। देन क्या होगा, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन लिखना होगा। तो सबसे पहले जो होते हैं 7 पार्ट्स होते हैं, जैसे डेट, सबसे ऊपर लिखा होगा पर्चा जो होता है ना प्रिस्क्रिप्शन वाला, तो उस पर डेट लिखा होगा, नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट, तो पेशेंट के बारे में लिखा होगा। फिर सुपरस्क्रिप्शन लिखा होगा, फिर इंस्क्रिप्शन होगा, फिर सब्सक्रिप्शन होगा, फिर सिग्नेचर या फिर साइन होंगे, फिर सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर होगा प्रिस्क्राइबर यानी कि डॉक्टर का, जिसने पर्चा लिखा होगा वो प्रिस्क्रिप्शन लिखा होगा। तो सबसे पहले डेट के बारे में आप लिख लीजिए, मतलब देख लीजिए कि हमें क्यों ज़रूरी होती है डेट। फिर नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट के बारे में। सुपरस्क्रिप्शन में RX सिंबल होता है। RX का मतलब होता है रेक्टस जुपिटर। रेक्टस जुपिटर का मतलब होता है एक ग्रीक के एक देवता थे, यानी कि गॉड बोल लेते हैं। तो उनका सिंबल होता है, यानी कि इसका मतलब होता है कि हमने मतलब भगवान पर भी आश्रित रहना है। और ये एक थे गॉड ऑफ हीलिंग, तो इनको हम ये प्रे करते हैं कि जो पेशेंट को हम दवाई दे रहे हैं वो अच्छे से हील हो जाए, मतलब सही, जल्दी सही हो जाए। और इसीलिए हम RX सिंबल का यूज करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, रेक्टस जुपिटर होता है। क्योंकि कई बार हम जो फार्मेसी प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो पूछने लगते हैं कई लोग कि हाँ भाई RX का मतलब ही बता दो, तो इसका मतलब होता है रेक्टस जुपिटर। देन इंस्क्रिप्शन में भी आपको जो सप्लीमेंट दिए होंगे, दवाई दी गई होंगी, उसके बारे में लिखा होता है। फिर है सब्सक्रिप्शन में आपको जो होती है डोजेस फॉर्म वगैरह के बारे में बताया जाता है। फिर सिग्नेचर एंड साइन होने चाहिए, और फिर बाद में सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह होना चाहिए प्रिस्क्राइबर का, उसके बारे में होता है। फिर आपको एग्जाम्पल, जैसे
ये एक पर्चा है, प्रिस्क्रिप्शन है उसके बारे में, जिससे फार्माट्यूटर हेल्थ केयर सेंटर लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ऐसे होता है। फिर जैसे नेम, ये पेशेंट का नाम है, विजय मौर्य, एज, फिर सेक्स, फिर एड्रेस, और फिर बाद में सुपरस्क्रिप्शन में आरएक्स, फिर इंस्क्रिप्शन में ये जो सप्लीमेंट दिए गए हैं, सब्सक्रिप्शन में डाइट वगैरह, डोज कैसे क्या रहेगा उसके बारे में, सिग्नेचर और डेट यहाँ पर रहेंगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बात करें सेक्शन सी। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 5 ही करने होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सेवन्थ को क्लियर आउट किया है, आप उसमें से 5 ही कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है द राइट द डिफरेंस बिटवीन फ्लोकुलेटेड एंड डेफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। तो 7 मार्क्स में है, तो आपको डायरेक्ट डिफरेंस बिटवीन नहीं लिखना है, सबसे पहले सस्पेंशन की डिफिनेशन लिखनी है, देन क्लासिफिकेशन लिखना है कि ये 2 टाइप के होते हैं, फ्लोकुलेटेड और डेफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। फिर बाद में आपको क्या करना है, इसके जो है डिफ्रेंसिएशन करना है इसके बारे में। तो आपका लगभग 2 पेज का हो जाएगा, और इसमें आपको थोड़े शॉर्ट नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपको लगभग अगर 7 मार्क्स का है तो 2 या फिर 3 पेज तो लिखने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फार्माकोपिया, राइट अ नोट ऑन इंडियन फार्माकोपिया। तो सबसे पहले फार्माकोपिया के बारे में बताना है, फिर बाद में आपको इंडियन फार्माकोपिया के बारे में भी एक्सप्लेन आउट करना है। तो हमने फार्माकोपिया के बारे में डेफिनेशन लिख दी है, आप देख लीजिएगा, और फिर इंडियन फार्माकोपिया के बारे में कुछ पॉइंट लिखने होते हैं। देन बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमने 1955 से जो हमारे फार्माकोपिया पब्लिश्ड होने लगी है उसके बारे में भी लिखना है, कि फर्स्ट एडिशन कब आया था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, और फिर बाद में 8th, 9th और 10th। अब जो लास्ट एडिशन है वो भी 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, कि जो लास्ट लेटेस्ट एडिशन है इंडियन फार्माकोपिया का कब रिलीज हुआ था। तो ये जो हुआ था 2 जनवरी 2026 को रिलीज हुआ था, जो कि फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा हुआ था, जिसमें हमें 4 वॉल्यूम्स और 121 न्यू मोनोग्राफ को इंक्लूड किया गया था। तो इसके बारे में आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट एडिशन कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है सेपरेट करके। तो ओके क्लास, सेक्शन सी का जो 4th नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द प्रॉपर proportion of each 40%, 35%, 20% and 10% zinc oxide ointment to be mixed to produce a 25 zinc ऑक्साइड ऑइंटमेंट। तो ये जो होता है एलिगेशन मेथड के थ्रू ही हम इसको सॉल्व करेंगे। जो आपको 2 मार्क्स में हमने क्वेश्चन बोला था ना, वो ऐसे भी आ सकता है। तो ये एलिगेशन मेथड के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एलिगेशन मेथड की इसमें डेफिनेशन आपको लिखनी होगी, फिर बाद में गिवन दैट आपको क्या दिया गया है, 40%, 35%, 20% एंड 10%। ये आपको 4 जो है प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट की। लेकिन आपको क्या करना है, 25% जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट को मिक्स करना है, इन चारों को मिक्स करके बनाना है आपको 25% जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो 4 प्रॉपर्टीज़ दी गई थी उनको नोट डाउन कर लेना, जैसे 40%, 35%, 20% एंड 10%। इनको हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे 25% के लिए, तो जिंक ऑक्साइड। तो क्या करेंगे, देखिए 40% यहाँ पर लिखा है, 40 में से 25% अगर गए कितना बचा, 15% पार्ट बचा, 35 में से 25 गए तो कितना बचा, 10% बचा, 20 में से 25 गए तो कितना बचा, ये आपके 5 पार्ट्स बचे, फिर 10 में से 25 गए तो 15 पार्ट्स। तो आपको ऐसे लिख लेना है, इधर से गया तो यहाँ पर निकलेगा, ऐसे गया तो यहाँ पर, ऐसे गया तो यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पर जाएगा, ऐसे गया। आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शन, द रिजल्टिंग रेशियो इज 15, 5, 10 एंड 15। तो 15, 5, 10 एंड 15 ये निकला ना। अब टू फाइंड द सिंपलेस्ट प्रोपोर्शन डिवाइडेड आल वॉल्यूम्स बाय देयर ग्रेटर कॉमन डिवाइजर विच इज। तो इसको हम कौन सा एक सिंपलेस्ट प्रोपोर्शन होगा, जैसे इसको हम 5 से करेंगे तो क्या हो गया, 5 या 15 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 या 15, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, ये 5 निकल के आया। अब बात करते हैं 40% जो ऑइंटमेंट था उसको अगर हम 5 से अगर करते हैं तो 5 या 15 3 पार्ट होने चाहिए। फिर 35% में अगर हम करते हैं तो 1 पार्ट होना चाहिए। 20% में हम करेंगे तो 2 पार्ट्स होने चाहिए, एंड 10% में 3 पार्ट्स होने। तो यही प्रोपोर्शन को हम निकालना था, तो हमने निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की। तो क्लासीफाई पाउडर्स, राइट। ओके क्लास, जो हमारा 5th क्वेश्चन है, क्लासीफाई पाउडर्स, राइट अ नोट ऑन डस्टिंग
पाउडर्स के बारे में लिखना है तो आपको यहाँ पर एक जो डस्टिंग लिख गया है वो काट देना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पाउडर्स की डिफिनेशन। तो पाउडर की डिफिनेशन हो गई। फिर क्लासिफिकेशन, तो ये 6 टाइप से हम क्लासिफाई करते हैं। बल्क पाउडर्स फॉर इंटरनल यूज, फिर एक्सटर्नल यूज, सिंपल पाउडर्स फॉर इंटरनल यूज, कंपाउंड पाउडर्स फॉर इंटरनल यूज, पाउडर इनक्लोज्ड इन कैचेट्स एंड कैप्सूल्स के फॉर्म में जो होते हैं, कैप्सूल्स में जो भरे होते हैं वो वाले, फिर कंप्रेस्ड पाउडर जो कि टेबलेट्स जिनसे बनती है। तो ये 6 टाइप के होते हैं, उनको हमने अच्छे से लिख दिया है। तो आप उसको लिख लेना अपने नोटबुक में और इसको तैयार कर लेना। फिर बाद में इनकी डिफिनेशंस के बारे में भी है। अब हम बात करते हैं कि डस्टिंग पाउडर जो लास्ट में पूछा गया था। तो डस्टिंग पाउडर क्या होता है? दीज आर दोज पाउडर्स विच आर मीन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, जो कि एक्सटर्नल यूज के होते हैं और दे आर अप्लाइड इन वेरी फाइन स्टेट टू अवॉइड लोकल इरिटेशन। तो जब हमें खुजली वगैरह थोड़ा बहुत हल्की सी होने लगती तो उसको ये ठीक करने के लिए डस्टिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। तो डस्टिंग पाउडर सिंपली अगर हम बात करते हैं तो हम गर्मियों में जो नवरत्न वगैरह ये जो पाउडर होते हैं ना, वैसी को ही हम डस्टिंग पाउडर बोल देते हैं। तो एग्जांपल है सैलिसिलिक एसिड। प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी लिखा गया है तो आप देख लीजिएगा। फिर प्रिपरेशन में क्या होता है? प्यूरिफाइड टाल्क होता है स्टेलाइज्ड फॉर्म में 50 ग्राम। स्टार्च पाउडर होना चाहिए 25 ग्राम। जिंक ऑक्साइड पाउडर होना चाहिए 20 ग्राम्स एंड सैलिसिलिक एसिड पाउडर होना चाहिए 5 ग्राम्स। तो ये इतनी क्वांटिटी का रेशियो होना चाहिए। तो हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इसमें यही क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर हम जैसे इसको हम आधा करेंगे, अगर 25 ग्राम कर देंगे तो इसका भी आधा हो जाएगा, तो 12.5 ग्राम हो जाएगा। तो ऐसे ही रहेगा। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके कॉलेज में जो क्लास में जो टीचर होंगे प्रैक्टिकल वाले वो समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट है, डिफाइन इनकम्पैटिबिलिटी, डिस्कस फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी विथ अ फ्यू एग्जांपल्स। तो फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। कंडीशन, यह एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें 2 और मोर एजेंट होते हैं जिसको हम दोनों को एक साथ में लेते हैं तो क्या होता है, रिजल्ट में क्या होता है? केमिकल डिकम्पोजिशन हो सकता है, फिजिकल डिसोसिएशन हो सकता है, या फिर थेरेप्यूटिक पोजीशन इस टर्म एज फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि अगर हमने 2 केमिकल्स को एक साथ में रख दिया तो क्या होगा कि अगर उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया तो वो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी कही जाएगी। फिर थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होगा? अगर हमने दो टेबलेट्स यानी कि मेडिसिन को एक साथ में ले लिया तो क्या होती है कि कहीं पर दोनों काम ही नहीं करेंगे, कहीं पर दोनों काम कर देंगे, या फिर इसमें से एक करेगी एक नहीं करेगी। तो ये थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी हो गई। फिर जो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है, अगर हम दोनों दो ड्रग को एक साथ में रखते हैं या फिर कुछ करते हैं, क्या होगी? उसका कलर चेंज हो जाएगा या फिर उसका ऑर्डर यानी कि टेस्ट वगैरह हो जाएगा चेंज। तो ये होती फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके बारे में भी हमने लिखा है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड होता है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। अगर उसको कहीं से हीट मिल गई तो क्या होगा? वो पैरा फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गई केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है? जैसे एंटा एसिड, जब भी हम एंटा एसिड का यूज़ करते हैं उसका अगर पीएच हाई हो जाता है तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज द टेबलेट डिजोल्यूशन ऑफ कीटोकोनाजोल। तो अगर हम एंटा एसिड को अगर कीटोकोनाजोल के साथ में लेते हैं ना तो उसकी जो होगी डिजोल्यूशन रेट जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए नहीं लेना चाहिए। फिर बाद में जैसे एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, यानी कि जो हमारे एंटी कैंसरियस एजेंट होते हैं, जो कैंसर को ठीक करने के लिए जो होते हैं, वो उनको अगर हम डाइजोक्सिन के साथ में लेते हैं तो क्या होगा? इनहिबिट एब्जॉर्प्शन ऑफ सेवरल ड्रग्स। तो इनहिबिट कर देगा यानी कि कम कर देगा एब्जॉर्प्शन को कुछ ड्रग्स के साथ। तो ये होता है थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। अब फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी की बात करते हैं। जैसे बेंजल कैडमियम जो होती है क्लोराइड, उसको अगर हम सोडियम लोरिल सल्फेट के साथ में लेते हैं तो ये क्या होती है? द पॉजिटिव चार्ज बेंजल कोनियम क्लोराइड एंड द नेगेटिव चार्ज सोडियम लोरिल सल्फेट आर नॉट मिक्सड टुगेदर टू अवॉइड द फॉर्मुलेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट नहीं बन पाएगा, तो इसीलिए ये होगा फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। थैंक यू क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हमारा जो पूरा पेपर है सॉल्व हो चुका है और उसको अच्छे से आप देख भी चुके हैं। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।